गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मैथ का प्रश्नावली 1.2 आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को इसके पहले का 4 क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज 5वां क्वेश्चन से शुरू करना है, जिसमें 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्राकृत संख्या। आप लोग जानते होंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। एक से सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो 1 से शुरू होकर अंत तक, अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या। जैसे गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर प्राकृत संख्या से बड़ी एक संख्या होती है। किसी भी प्राकृत संख्या को लिख देने पर उसमें 1 जोड़ दें तो उससे एक बड़ी संख्या आ जाती है। इसलिए प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मान लीजिए, माना कि n एक जब प्राकृत संख्या है तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो माना कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि। आप लोग इसमें जानते हैं n बराबर क्यों लिखा। तो n एक प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो 1 से शुरू होके गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तब इसको जांच करेंगे। यदि n बराबर 1 तो 6 के पावर n है, तो 6 के पावर 1 बराबर 6। यदि n बराबर 2 तो 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 2, यानी कि 6 गुना 6 बराबर 36। यदि n बराबर 3 तो 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 3 बराबर 6 गुना 6 बराबर 216। यदि n बराबर 4 तो 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 4, तो 6 गुना 6 बराबर 1296। इसका अंत में पूछ रहा है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका अंत में क्या आ रहा है, 6। याद रखेंगे कि 6 के पावर कितना भी हो उसके अंत में 6 ही आता है। जैसे 6 के 6 आता है, 5 का 5 आता है, और 10 हो तो उसके अंत में 0 आता है। कितना भी पावर हो तो लिख सकते हैं कि 0 पर समाप्त तो नहीं होती है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब ये तो समझ में आ चुका होगा इस क्यों समाप्त नहीं हो रही है। इसके अंत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इस पर एक आप सवाल बनाएंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 5 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप लोग 5 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसको बनाएंगे। इसी के तरीका से बनेगा, आप लोग कोशिश करिएगा। देखिए, अब सवाल है 6 नंबर। 5 नंबर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। 6 नंबर है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें 2 सवाल दिया है। एक दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और दूसरा दिया हुआ है
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसको हम लोगों को भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है, न कि इसमें अभाज्य क्यों है भाज्य संख्या। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि 7, सबसे पहले पहला सवाल हम बना रहे हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। इसको भाज्य संख्या बताएंगे। तो इसको बताने के पहले देखिए 7, 11, 13 ये तीनों विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। जब विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, जैसे 3 गुना 5, 3 5 15, तो 15 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। यदि हम ले लेंगे 3 विषम संख्या, 3 गुना 5 गुना 7, तो 3 5 15 7 105, 105 हुआ, वो भी विषम संख्या है। तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। और जब विषम संख्या आ जाएगा तो फिर विषम संख्या 13 भी विषम संख्या है, और विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। और सम आएगा जैसे 3 जोड़ 5 विषम संख्या है, 3 5 8, दो विषम संख्याओं का योगफल सम है। और 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अब आप लोग देखें कि ये कैसे है, कैसे लिखा जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोगों को व्याख्या करना है, इसके बारे में व्याख्या करना है, न कि इसको गुना करके बना नहीं देना। इसके बारे में लिखना है कि कैसे 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 भाज्य संख्या है। तो लिखा जाएगा, चूंकि 7 11 13 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है तथा विषम संख्या है तथा विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्याओं का तथा विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, गुणनफल विषम होता है। इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। अब देखिए, जब विषम संख्या आ गया, 7 गुना 11 गुना 13 एक विषम संख्या होगी, तो इसका गुणनफल एक विषम संख्या आ गया। तो ये विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है, 13 भी विषम संख्या है। फिर लिखेंगे, चूंकि दो विषम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल सम होता है, योगफल सम होता है। इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। और देखने से पता चल रहा है कि 7 11 13 और प्लस 13 दो से बड़ी संख्या है। जब दो से बड़ी संख्या है तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि चूंकि दो से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। जैसे 4 क्या है, भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है। तो ये भी 2 से बड़ी है, इसलिए एक भाज्य संख्या होगी। चूंकि क्या लिखेंगे, 7 गुना 11, चूंकि 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। यही हम लोगों को व्याख्या करना था। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे व्याख्या, क्योंकि 7 11 13 एक विषम संख्या है तथा विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 एक विषम संख्या होगी।
जैसे दो विषम संख्या 3 गुना 5 3 5 15 विषम संख्या है, इसलिए ये भी विषम संख्या होगा। जब ये विषम संख्या हो गया, ये भी विषम संख्या है, क्योंकि दो विषम संख्याओं का योगफल सम होता है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक सम संख्या होगी। चूंकि 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। 2 से जब ये सम संख्या है और 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अब दूसरा सवाल है 7 गुना 6 गुना 5। ये सवाल को आप लोग बनाएंगे, हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं तो पाठ के एक जो वास्तविक संख्या है जब समाप्त होगा 1.4 उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। यदि नहीं बनेगा तो बताएंगे। आप लोग इतना पर ध्यान रखेंगे। देखिए अब 7 नंबर सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कुछ इनकी कमी के चलते आप लोगों को कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें है क्या कि किसी खेल के मैदान को, मान लीजिए वृत्ताकार खेल का मैदान है, दिया हुआ है, ये वृत्ताकार पथ है। यदि एक बिंदु से दोनों स्टार्ट करते हैं ए बिंदु से, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, पूरा एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो बोल रहा है कि जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों का एंगल एक ही है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए 18 सोनिया को जितना मिनट लगता है 18 और रवि को 12 मिनट, इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर देंगे। जैसे 18 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18 का कितना होगा, 18 के करेंगे 2 से 9, फिर 3 से 3, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर, यही हो रहा है। 12 का, तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 6, फिर 2 से 3, इसका आ रहा है 2 गुना 3, इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3। अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम में बताएंगे थे कि जिसका घातांक अधिकतम है वो लिखा जाता है, दोनों में 2 मिल रहा है, घातांक अधिकतम 2 का स्क्वायर गुना 3 में 3 का स्क्वायर, ये अधिक है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 के स्क्वायर 9, 4 9 36 मिनट। यही इसका आंसर होगा कि 36 मिनट में वे दोनों पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे बनना है। बहुत आसान सवाल है, बस इसको बना लेंगे। अब हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो मैं आप लोगों के पास पहुंचा सकूं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अब अधिक से अधिक अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। आप कितना